गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट आपका है सामाजिक विषय और उप विषय है नागरिक शास्त्र। और नागरिक शास्त्र का पार्ट एक नाम है इसका सभी जन एक है। तो जैसा कि इसका नाम है वैसे ही आपका ये लेसन मतलब कि सभी जन एक का मतलब है कि हमारे देश में अलग अलग संस्कृति के अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या हैं, फिर भी सब एक हैं। तो जैसे वो आपने एक गाना सुना होगा, हिंदी में है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। तो जैसे ये गाना है ना, वैसे जैसे अलग अलग फूल होते हैं, चमेली, बेला, गुलाब, कमल, लेकिन फिर भी हम उनको क्या कहते हैं, फूल कहते हैं, है ना। तो फिर भी उनको सबको मिला के क्या बन जाती है, जब माला बन जाती है तो माला बन के क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो ऐसे हमारे देश में है, सभी धर्म सभी जाति, अलग अलग जातियाँ अलग अलग धर्म अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग, अलग अलग पहनावा पहनने वाले, लेकिन फिर भी एक हैं। और इसीलिए भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। इसके विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक एवं जलवायु की स्थितियाँ पाई जाती हैं। और दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र की विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानें द्वारा निर्मित है। उत्तर में विश्व का नवीनतम एवं सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, हिमालय है। और भारत में एक और जहाँ चेरापूंजी और मौसिनराम जैसे मतलब ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। और राजस्थान जैसा राज्य जहाँ पर क्या होती है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है और वहाँ पर गर्मी अधिक होती है। और संसार के विभिन्न देशों में रहने वाले लोग जब हमारे देश में आए, तो हमारे देश में आने के बाद उनकी क्या हुई, वो आकर यहाँ पर बस गए। जब यहाँ पर आकर के बस गए तो अलग धर्म अलग जाति के लोग थे और उनके रीति रिवाज और उनकी संस्कृति भी क्या थी, अलग थी। और इस तरह से हमारे देश में अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग आकर के सब क्या हो गए, एक हो गए। तो अनेक बोलियाँ सबसे पहले आती है, अनेक बोलियाँ। तो हमारे देश में, हमारे समाज में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन सभी हैं और सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और क्या है, ऐसा कहा जाता है कि देश में कम से कम 200 से 250 तक भाषाएं बोली जाती हैं। और इन भाषाओं में कौन कौन सी भाषा प्रमुख है, हिंदी है, उर्दू है, हिंदी, उर्दू, मराठी, तेलुगु, तमिल, ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में मुख्यतः क्या है, मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है। और हमारी राष्ट्रभाषा भी क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। और जिसमें जब हम देश से एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं तो हमें वहाँ पे अलग भाषा सुनने के लिए मिलती है। और अगर हम, ये तो दूरी हो गई, लेकिन हम अपने क्षेत्र से थोड़ा भी आगे चलते हैं, मान लीजिए हम मुरादाबाद में रह रहे हैं, तो इससे हम आगे इधर बरेली की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो भाषा है उससे थोड़ी सी वहाँ के लोग जो बोलते हैं वो थोड़ी अलग भाषा बोलते हैं। और साहित्य जो है हमारे देश की साहित्य समृद्धि को बढ़ाता है कि मतलब अलग अलग भाषाओं में साहित्य लिखे गए हैं, बांग्ला में, तमिल में, हिंदी में, संस्कृत में, इन सब भाषाओं में क्या लिखे गए हैं, साहित्य लिखे गए हैं। इसके बाद आते हैं विविध त्योहार। तो आपको पता है कि त्योहार, तो हमारे जब देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं तो त्यौहार भी अलग अलग ही मनाते हैं। जैसे हिंदू है वो होली, दीपावली, दशहरा मनाते हैं, मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं, और क्रिश्चियंस, ईसाई लोग क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं। और जो सिख होते हैं वो प्रकाश पर्व मनाते हैं। और जैन धर्म को मानने वाले लोग महावीर जयंती मनाते हैं। और जो लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले वो बौद्ध जयंती मनाते हैं। और कुछ और भी ऐसे त्यौहार हैं जो पारसी लोग हैं वो नवरोज उत्सव मनाते हैं। कुछ और भी त्यौहार हैं जो हमारे अलग अलग तरीके से, जैसे पंजाब में बैसाखी, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल और मकर संक्रांति, उत्तर भारत में फसल, मतलब जब फसल पकती है उस समय ये
मतलब खुशी का अवसर होता है और इन त्योहारों को मनाते हैं। इसके अलावा हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है और गांधी जयंती है। तो ये तो हमारा पूरा देश मिलकर के इन तीनों राष्ट्रीय पर्व को मनाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपको भी पता है, गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाते क्या होता है, झंडा फहराया जाता है और सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस को क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, और गणतंत्र दिवस में हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और देश के विभिन्न नृत्य, हमारे देश में मतलब अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति वहाँ के नृत्यों से जानी जाती, जैसे उत्तर प्रदेश में कथक, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उड़ीसा में ओडिसी और केरल में आपका कथकली है। इन नृत्यों की अलग अलग निर्मित क्या होती हैं, पोशाकें भी होती हैं, शैली और मुद्राएं अलग होती हैं, और ये पौराणिक नृत्य भारतीय की पौराणिक कथाओं में आधारित हैं, कथाओं पर आधारित हैं। और पहनावे की विविधता, जैसे मतलब कि सब जगह का जैसे जैसे अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर पहनावा भी सबका अलग अलग है। जैसे साड़ी और धोती अनेक स्थानों पर रहने वाले लोग पहनते हैं, है ना, और उनका बस पहनने का तरीका बदल जाता है। जैसे महाराष्ट्र में जो साड़ी पहनती हैं औरतें, उसको कहते हैं लांग वाली साड़ी, ठीक है। बंगाली साड़ी वो लोग अलग तरीके से बांधते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से साड़ी पहनी जाती है। और इसका संबंध जो होता है पहनावे का, वो जलवायु पर होता है। जैसे कश्मीर में ठंड होती है तो वहाँ के लोग क्या पहनते हैं, फेरन पहनते हैं, जो गर्म होता है, तो वहाँ पे अत्यधिक ठंड होती है इसलिए वो फेरन पहनते हैं। और ये विविधता में एकता, तो विविधता में एकता क्या होता है, इसका उदाहरण है देखिए आपकी क्रिकेट टीम। उसमें क्या है, आपके जितने भी प्लेयर्स हैं, जैसे विराट कोहली और आपकी MS धोनी, रोहित शर्मा, शिखर धवन, अश्विन, युवराज सिंह, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना और भुवनेश्वर कुमार। तो ये चीज़ आपने देखी है कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं वो हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से हैं, और अलग अलग क्षेत्रों से आकर के वो सब फिर भी क्या है, वो सब एक टीम में है ना। सब अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले हैं, लेकिन जब वो किसी विदेशी टीम के खिलाफ खेलते हैं, विरुद्ध में खेलते हैं, तो वो सब एक होते, एकजुट होकर के खेलते हैं, क्योंकि उनका उस समय उद्देश्य क्या होता है कि हमें अपने भारत को विजय दिलानी है। और हमारे देश जो था, बताओ, आपने बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी होंगी कि बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो वो सब भी एक ही क्षेत्र से नहीं थे, वो भी देश के अलग अलग कोनों से थे, लेकिन सबका उद्देश्य क्या था उस समय, सबका उद्देश्य एक ही था कि हमें भारत को स्वतंत्र कराना है। और हमारे समाज की विविध, इसके बाद हमारा आता है, जैसे सब अलग अलग मतलब हो गए, इतने सारे फूल हो गए, मतलब इनको फूल माना जाता है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के, संस्कृति के मान, तो ये सब फिर भी क्या है, फिर भी भारत के नागरिक हैं और भारत के अंग हैं, जो सबका फिर भी सबका मिल करके एक उद्देश्य होता है, हमें अपने भारत के लिए, भारत के सम्मान को बना करके रखना है। हमारे समाज की विविध चिंताएं, जैसे हमारे समाज में पहले क्या होता था, जाति के आधार पर भेदभाव होता था, तो जाति के आधार पर भेदभाव होता था, उस भेदभाव को दूर करने के लिए जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन लोगों ने इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये जो डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत और अस्पृश्यता को मिटाने के लिए बहुत से सुझाव दिए, और जब उन्होंने संविधान और इस सबको क्या कर दिया, कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। जो हमारा संविधान है उसमें सबको समान अधिकार दिया गया है कि सभी लोग जितने भी नागरिक हैं वो क्या हैं, सब समान है और सबको समान अधिकार
प्राप्त है। भारत का जो प्रत्येक नागरिक है वो चाहे किसी भी जाति, लिंग या धर्म का हो, लेकिन उसको क्या मिला, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। और सभी को सरकारी नौकरी पाने के लिए समान अवसर दिया गया है। और सभी मतलब वर्षों से भेदभाव, जो पीड़ित जातियां थी, जो भेदभाव से पीड़ित जातियां थी, उनको मुख्यधारा से जोड़ करके संविधान में उनके लिए सामाजिक सेवाओं में भी क्या किया, आरक्षण की सुविधा मिली हुई है। मतलब जिससे हमारे देश में जाति पाति का भेदभाव ना हो, तो उनको आरक्षण की सुविधा दी गई है, जिससे सब नागरिक समान हो जाएं। और बाल श्रम हमारे देश की मुख्य चिंता है, तो इसके लिए भी कानून बना कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कोई भी काम, श्रम वाला काम नहीं करेंगे। केवल उनको किसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनको शिक्षा दी जाएगी। और हमारे शरीर मतलब बालिका की सुरक्षा की भी चिंता का विषय है, तो उसके लिए भी बहुत सारे वातावरण मतलब ऐसा उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे बालिकाओं के साथ उनका शोषण ना हो और बालिकाओं के साथ भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि कुछ परिवारों में बालिकाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। मतलब उनको शिक्षा नहीं दी जाती है, शिक्षा से वंचित रखा जाता है या घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो इन सब के लिए भी कानून बना कि बालिकाओं को भी बालकों के समान शिक्षा दी जानी चाहिए और इस भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए। और लड़कियों को भी मतलब बालकों की तरह ही लड़कियों को भी लड़कों की तरह शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। और वास्तव में ये लड़कियों ने मतलब उनके अधिकारों से वंचित कर हम अपने समाज को शक्ति और ज़्यादा व्यर्थ कर देते हैं। और आज की लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों की क्या कर रही हैं, बराबरी कर रही हैं। आपको भी पता है, जैसे खेलों में पीटी उषा, मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी, मिताली शाह और भी बहुत सारी लड़कियां जैसे साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ये सब क्या हैं, इन सब ने क्या खेल में बहुत नाम किया है। और मदर टेरेसा, उनके बारे में सब जानते हैं, वो बहुत बड़ी समाज सेविका थी। मेधा पाटेकर, वो भी एक समाज सेविका हैं। और दो मतलब इसके अलावा भी लड़कियों ने अंतरिक्ष तक में भारत की लड़कियों ने अपना नाम किया है, जैसे कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, जो स्पेस तक में जा चुकी हैं। और भी बहुत सारी हैं जो राजनीति में भी नाम कर चुकी हैं, जैसे सुचेता कृपलानी हैं, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, प्रतिभा पाटिल हैं। प्रतिभा पाटिल हमारी राष्ट्रपति रह चुकी हैं और वो पहली महिला राष्ट्रपति थी, पहली महिला थी जो राष्ट्रपति बनी। और ऐसी हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं जो हमारी विविधताओं में एकता को समेटे हुए हैं और हमारे एकता को और भाईचारे को बनाए हुए हैं। तो जैसे सबसे पहले राष्ट्रध्वज, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रध्वज है ना। तो राष्ट्रध्वज आप जानते हैं कि इसको हम तिरंगा के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है सब अलग अलग रंग हैं, लेकिन उनका सब वो एक संदेश दे रहे हैं। जैसे सबसे ऊपर हमारा केसरिया रंग है, तो केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है, केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है। नीचे की तरफ हरा रंग है, तो हरा हमारा हरियाली का प्रतीक है। और बीच में सफ़ेद रंग है, तो सफ़ेद हमारा शांति का प्रतीक है। और उस सफ़ेद रंग के बीच में एक नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। तो वो उन 24 तिल्लियों का मतलब है कि मतलब वो क्या है, वो एकता का प्रतीक है। मतलब और जो हमारा उन्नति मतलब किसका प्रतीक है, उन्नति का प्रतीक है। और जो हमारा ध्वज की लंबाई और चौड़ाई होती है वो 3:2 होती है। लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, 3:2 होती है। राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान आपको पता है कौन सा है, जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने के समय राष्ट्रीय गान करते हैं। तो उस राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और उस राष्ट्रीय गान को हम 52 सेकंड में गाते हैं। तो कौन सा है हमारा राष्ट्रीय गान, जन गण मन। इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत भी आपको पता है, राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। और वो किसने लिखा है, राष्ट्रीय गीत हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वैसे ये जो है, ये गीत जो हमारा वंदे मातरम, ये स्वतंत्रता की, जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तब उस समय स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम को ही गाते थे। इसके बाद हमारा है राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु आपको पता है कौन सा हमारा राष्ट्रीय पशु,
राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और यह कैसा होता है? आप लोगों ने देखा है, इसके शरीर पे क्या होती हैं? पीली धारियाँ होती हैं और ये बहुत फुर्तीला होता है और इसीलिए इसको क्या हुआ, इसकी दृढ़ता और फुर्तीलापन देख करके इसको राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। और बाघ की जो प्रजाति है वो भारत में पाई जाती है और इसको जैसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी कहते हैं। अब इसके बाद हमारा आ गया राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा? मोर। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और ये इस मोर के क्या होते हैं? रंग बिरंगे पंख होते हैं, इसकी गर्दन लंबी होती है और सिर पर क्या होता है? पंखे के आकार की एक कलगी होती है। और ये मतलब मादा मोर के, मतलब मोरनी, आप जिसको मोरनी बोलते हैं, उसकी अपेक्षा नर मोर जो होता है वो बहुत सुंदर होता है क्योंकि इसके क्या होते हैं? रंग बिरंगे पंख होते हैं, है ना। और ये क्या करता है? ये अपने पंखों को फैला करके नृत्य करता है, डांस करता है। और मादा मोर का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। और इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारा? कमल, है ना। तो कमल का फूल तो आपने देखा है, कमल का फूल कहाँ पर खिलता है? कमल का फूल तो हमारा कहाँ खिलता है? पानी में होता है। और ये क्या है? ये क्योंकि एक पवित्र पुष्प होता है ना। और ये भारतीय कला और पुराणों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और प्राचीन काल में से ही कमल भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता है। मतलब पुराने समय से ही कमल के फूल को क्या मानते हैं? प्राचीन संस्कृति मतलब शुभ माना जाता है, इसलिए हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। इसके बाद हमारा आता है राष्ट्रीय चिन्ह। तो राष्ट्रीय चिन्ह भी आप लोगों को पता है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कहाँ से लिया गया? सारनाथ की अशोक स्तंभ से लिया गया है। और इसमें क्या होते हैं? इसमें 4 शेर होते हैं, लेकिन हमें कितने दिखाई देते हैं? हमें सामने से 3 दिखाई देते हैं, होते इसमें 4 हैं, ठीक है। और इस पर क्या लिखा हुआ है नीचे? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। ऐसे ही मैंने आपको बताया राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्र चिन्ह, राज्य चिन्ह क्या है हमारा? राज्य चिन्ह है हमारा जो हमारा अशोक स्तंभ से लिया गया 4 शेरों वाला, 4 शेर होते हैं उसमें जुड़े हुए और उसमें लिखा होता है सत्यमेव जयते। मतलब कि सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। इसलिए हमें क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। और आपका राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फल आम होता है